स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी करियर पर, जहां आपको मिलेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के बेस्ड एमसीक्यूज जो कि आपको सहायक होंगे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और चलिए बिना समय को अधिक विलंब किए हुए देखते हैं प्रश्न। और दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, लोथल। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था क्योंकि वहां से गोदी प्राप्त हुई जो समुद्री व्यापार को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख आहार क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख आहार क्या था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जौ। सिंधु सभ्यता में जौ यानी कि यव का प्रयोग मुख्य आहार के रूप में होता था, जैसा कि खुदाई में प्राप्त अनाज से ज्ञात होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, चित्रलिपि। सिंधु लिपि को चित्रलिपि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट माना गया है क्योंकि इसमें चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति होती थी जो अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का क्या कार्य था? ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का क्या कार्य था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, शासन में सहयोग करना। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति 2 प्रमुख जनसभाएं थीं जो राजा को शासन चलाने में सलाह देती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, योजनाबद्ध और ग्रिड पद्धति पर आधारित। सिंधु सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित थी जिसमें सड़कों का जाल ग्रिड पद्धति पर आधारित था और नालियों की समुचित व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रमुख रूप से प्रयुक्त धातु कौन सी थी? वैदिक काल में प्रमुख रूप से प्रयुक्त धातु कौन सी थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, तांबा। ऋग्वैदिक काल में भी लोहा का प्रचलन में नहीं आया था, तब तांबा प्रमुख धातु के रूप में प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, समान अधिकार। वैदिक काल की महिलाओं को शिक्षा, यज्ञ, धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। उन्हें ऋषिका और उपाध्यायिनी कहा जाता था। वेदों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 4। वेदों की कुल 4 संख्याएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, प्रक्तोवैदिक काल में अग्नि देवता को किसका देवता माना जाता था? प्राक्वैदिक काल में अग्नि देवता को किसका देवता माना जाता था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, अग्नि एवं यज्ञ का देवता। अग्नि को यज्ञों में आहुतियां चढ़ाने के लिए माध्यम माना जाता था और यह यज्ञों के प्रमुख देवता थे। अगला प्रश्न है, प्राक्वैदिक काल में वरुण को किस रूप में जाना जाता था? प्राक्वैदिक काल में वरुण को किस रूप में जाना जाता था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, पाप प्रक्षालन के देवता। वरुण को सत्य, नियम और पापों के शुद्धिकरण में जुड़ा देवता माना जाता था। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किन 2 तत्वों से होती है? सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किन 2 तत्वों से होती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जड़ तत्व है और पुरुष चेतन तत्व, इन दोनों के संयोग से सृष्टि की रचना होती है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? न्याय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, तर्क द्वारा सत्य की खोज। न्याय दर्शन में तर्क, प्रमाण और विवेक का प्रयोग कर सत्य की खोज पर बल दिया गया है। इसे तर्कशास्त्र भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, कर्मकांड का प्रतिपादन। मीमांसा दर्शन यज्ञ और वेदों के कर्मकांड को सर्वोच्च मानता है और आत्मा, पुनर्जन्म और वेदों की सत्ता को स्वीकारता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को किस रूप में माना गया है? बौद्ध दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को किस रूप में माना गया है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं। बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता। यह अनात्मवाद के सिद्धांत पर आधारित है जो कहता है कि आत्मा जैसी कोई अस्थायी सत्ता नहीं है। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अद्वैतवाद। वेदांत दर्शन विशेषतः शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद को मानता है जिसमें आत्मा और ब्रह्म एक मानी गई है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1951, 1951। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा किस संस्था द्वारा बनाई जाती थी? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा किस संस्था द्वारा बनाई जाती थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, योजना आयोग। वर्ष 2015 तक सभी पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती थी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? योजना आयोग को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 2015। योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है? भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 12। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है और इस पर अंतिम योजना 2012-17 तक चली। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, औद्योगिक विकास। दूसरी योजना 1956 से 61 का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश प्लान हॉलिडे कब और क्यों लिया गया? योजना अवकाश कब और क्यों लिया गया था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1966 से 1969, 1966 to 69 युद्ध व सूखा के कारण। 1966 से 69 के दौरान भारत में युद्ध और सूखे के कारण पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, इसे योजना अवकाश कहा गया। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना गरीबी हटाओ नारे से जुड़ी थी? कौन सी योजना गरीबी हटाओ नारे से जुड़ी थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 5वीं योजना। 1974 से 1979 की पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य गरीबी हटाना था। यह इंदिरा गांधी की पहल थी। अगला प्रश्न है, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस योजना का उद्देश्य था? विकास के साथ सामाजिक न्याय किस योजना का उद्देश्य था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 7वीं योजना 1985 से 90 में विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस योजना में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति लागू की गई थी? किस योजना में एलपीजी, ये गैस वाला नहीं है, एलपीजी वाला, ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति लागू की गई थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प
और इसका सही जवाब है विकल्प बी 8वीं। 8वीं योजना 1992 से 97 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 1 जनवरी 2015। योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का योगदान होता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 3। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी और तृतीय यानी कि टेरिटरी। ये 3 आपके प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं अर्थव्यवस्था के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी ब्रिटेन। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि, मत्स्य, वानिकी को सम्मिलित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि, मत्स्य, वानिकी को सम्मिलित करता है? और इसका 4 विकल्प है ये, जिसका सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्र विकल्प सी। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य और वानिकी को सम्मिलित करता है। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किससे प्रेरित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 9.1%। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के बाद भारत की जीडीपी में तेज उछाल देखा गया और यह 9.1% रही। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है? भारत की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी विकासशील। भारत अभी एक विकासशील देश है क्योंकि यहाँ विकास की गति लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक योजना इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में कब शुरू हुई? आर्थिक योजना यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में कब शुरू हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 1951 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी और यहीं से आर्थिक नियोजन की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से है? हाल की स्थिति अनुसार अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी तृतीयक क्षेत्र। आज की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा या फिर ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन आदि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी थी? वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी थी? डॉलर में है ये बताना। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, US 3.7 ट्रिलियन डॉलर। वर्ष 2024 तक भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का मुख्य मापक क्या है? नेशनल इनकम का मुख्य मापक क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय की गणना NNP एट फैक्टर कॉस्ट के रूप में की जाती है, जो किसी देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, अनुच्छेद 371A से 371J। ये अनुच्छेद विशेष राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी, भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन कब हुआ था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें भूमि सुधार कानून की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बदलाव किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न के साथ इस वीडियो का होता है लास्ट और अंत, बट ये कम्प्लीटली सीरीज खत्म नहीं होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जहां आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, जिससे कि आप बेहद अपने करियर से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं, जहां हम जॉब के नोटिफिकेशंस, MCQ, ये करंट अफेयर और GK GS के बेस पर लाते रहते हैं। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि जॉब नोटिफिकेशंस आपको शीघ्र मिल सके।